हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति को हम किस प्रकार से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, ये टेबल याद करने में हमें काफ़ी परेशानी होती है। तो आइए, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति को याद करने का आसान तरीका। इजी वे टू रिमेंबर द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। अक्सर क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम कॉन्केव मिरर के सामने इस पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखें या वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब या इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, उसकी प्रकृति, उसका नेचर हमको बताना होता है। तो आइए मैं एक आसान तरीका आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इसको याद कर पाएंगे और चुटकियों में आप बता पाएंगे कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, उसकी साइज़ क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर ले रखा है मैंने, जिसको हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं। आपको पता होगा कि ये जो अवतल दर्पण का या कॉन्केव मिरर का जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट होता है उसे हम पोल या ध्रुव कहते हैं। उसके सामने एक फोकस होता है और उतनी ही दूरी पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और एक और बिंदु होता है जिसे हम अनंत कहते हैं। यानी इस मिरर के सामने ये कुल 3 स्थितियां होती हैं, 3 बिंदु होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं, एफ, सी और इन्फिनिटिव। अब हम देखते हैं कि इसके सामने हम वस्तु को या ऑब्जेक्ट को कितनी पोजीशंस में रख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं यहाँ से, तो सबसे पहली पोजीशन जो होगी वो हो गया इन्फिनिटिव पे। आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव पे रख सकते हो। थोड़ा अगर आप आगे बढ़ो तो अब इन्फिनिटिव और सी के बीच में ये आप दूसरी स्थिति हो जाएगी, दूसरी पोजीशन हो जाएगी इन्फिनिटिव और सी के बीच में। तीसरी पोजीशन हो जाएगी सी पर और चौथी पोजीशन हो जाएगी सी और एफ के बीच में। पांचवी पोजीशन हो जाएगी एफ पर और छठी पोजीशन हो जाएगी एफ और पी के बीच में। इसके अलावा कोई और पोजीशन नहीं मिलती, यानी कुल 6 पोजीशन मिलती है। अनंत, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव और सी के बीच में, जिसको सी से परे भी कहा जाता है या सी के पीछे भी कहा जाता है। सी पर, सी और एफ के बीच में, एफ पर और एफ और पी के बीच में। तो वस्तु की स्थिति को या वस्तु की पोजीशन को या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक मैंने ये टेबल बना रखा है कि पहली पोजीशन हमने इन्फिनिटिव पर ली है, दूसरी बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सी, यानी सी और इन्फिनिटिव के बीच में, सी पर, बिटवीन सी और एफ पर और बिटवीन एफ एंड पी पर। आइए अब हम समझते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। इसको याद करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको बस एक बात माइंड में रखनी है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव पर रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। ये 2 पोजीशन देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने पेंसिल को, मान लीजिए कि मेरी पेंसिल जो है ये ऑब्जेक्ट है और पेन जो है वो उसका इमेज है। तो मैंने अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव पे रखा है तो उसका इमेज एफ पर बनेगा। अब अगर मैं यहाँ से एक स्टेप आगे जाऊँ, यानी दूसरी पोजीशन पे जाऊँ सी और एफ के बीच में, तो इमेज मेरा एक स्टेप और पीछे आएगा एफ और सी के बीच में। अब एक स्टेप मैं आगे बढ़ूँ सी पर तो इमेज भी आ जाएगा सी पर। अब अगर मैं यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ सी और एफ के बीच में तो इमेज चला जाएगा एफ, सी और इन्फिनिटिव के बीच में। अब मैं अगर आगे बढ़ूँ एफ पर तो इमेज चला जाएगा इन्फिनिटिव पे। यानी आपको इन्फिनिटिव से स्टार्ट करना है और एफ पर रहना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इमेज आपका पीछे बढ़ता जाएगा। ये आगे बढ़ोगे पीछे बढ़ेगा, आगे बढ़ोगे पीछे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ोगे ये इन्फिनिटिव पे चला जाएगा। तो अब हमने देखा कि अगर हम इन्फिनिटिव पर हैं तो उसका इमेज जो बन रहा है वो एफ पर बन रहा है। एफ पर हो गया, एट एफ। अब हम आ गए इन्फिनिटिव से घसक कर सी और एफ, इन्फिनिटिव के बीच में, तो ऑब्जेक्ट हमारा घसक करके आ जाएगा एफ और सी के बीच में। तो ये हो जाएगा बिटवीन सी एंड
एफ। इसी तरीके से अगर हम देखें कि अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ आ गया। अब ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ सी पर रखेंगे तो इमेज भी हमारा सी पर बनेगा। तो ये हो जाएगा एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी। फिर अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो सी और एफ के बीच में, तो इमेज हमारा आ जाएगा सी और इन्फिनिटिव के बीच में। तो यहाँ लिखेंगे बिटवीन सी एंड इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव एंड सी। अब अगर एक स्टेप और आगे बढ़ जाए तो एफ पर पहुँच जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा पहुँच जाएगा, इमेज हमारा पहुँच जाएगा इन्फिनिटिव पे। और एक पोजीशन आपको याद करनी पड़ेगी कि जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखेंगे तो इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। इमेज जो है दर्पण के पीछे बनेगा, ये स्थिति आपको याद रखनी पड़ेगी। जब वस्तु को हम एफ और पी के बीच में रखेंगे तो अब ये तो हमें पोजीशन तो याद हो गई। पोजीशन कैसे है? इन्फिनिटिव एफ, इन्फिनिटिव पर तो एफ पर, एक स्टेप आगे गए तो ये एक स्टेप पीछे, फिर एक स्टेप आगे गए तो ये एक स्टेप पीछे, एक स्टेप आगे ये एक स्टेप पीछे, एक स्टेप आगे ये एक स्टेप और पीछे। याद हो गया? यानी 1 5, फिर 2 4, 3 3, 4 2, 5 1, ये एक दूसरे में क्रॉस करेगा। अब हमको याद ये करना है कि साइज़ ऑफ इमेज क्या होगी। तो साइज़ ऑफ इमेज याद करने के लिए बहुत ही आसान है। दोनों में जो चीज़ पास होगी मिरर के वो छोटी होगी और जो मिरर से दूर होगा वो बड़ा होगा। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और अगर इमेज दूर है तो इमेज बड़ा होगा। समझते हैं? हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटिव पर, इमेज बन रही है फोकस पर। करीब कौन है? इमेज। इमेज हमारी करीब है, इसका मतलब कि इमेज छोटी होगी और ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। तो इसमें जो हम लिखते हैं वो इमेज के बारे में लिखते हैं। तो चूंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और उसका इमेज बहुत पास बन रहा है तो ये हो जाएगा वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। थोड़ा एक स्टेप आगे आते हैं तो आपका इमेज एक स्टेप पीछे जाएगा। तो अभी भी इमेज हमारी करीब है और ऑब्जेक्ट दूर है, इसलिए इमेज की साइज़ अभी भी छोटी होगी, स्मॉल। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जब हम सी पर आ जाएंगे तो ऑब्जेक्ट भी सी पर आ गया। दोनों सेम पोजीशन पर हो गए मिरर से, इसलिए दोनों की साइज़ जो हो जाएगी वो सेम हो जाएगी, सेम साइज़ ऑफ द इमेज। अब अगर ऑब्जेक्ट को घसका कर यहाँ ले जाते हैं सी और एफ के बीच में, तो आपका जो इमेज है वो आ जाएगा सी के पीछे, यानी इन्फिनिटिव और सी के बीच में। तो अब इमेज दूर हो गई और ऑब्जेक्ट करीब हो गया, इसलिए इमेज जो होगी वो लार्ज हो जाएगी। लार्ज, सॉरी, वेरी लार्ज नहीं रहेगा, लार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी। अब अगर हम चले जाएं ऑब्जेक्ट को लेकर के फोकस पर तो इमेज चला जाएगा इन्फिनिटिव पे। इमेज बहुत दूर हो गया इसलिए वेरी लार्ज बनेगा। और आपको ये याद करना पड़ेगा एक पोजीशन, जब ये बिटवीन पी और एफ के बीच में है तो ऑब्जेक्ट हमेशा बड़ा बनेगा, तो यहाँ भी लार्ज बनेगा। ये हो गई पोजीशन की बात। आइए नेचर की बात कर लेते हैं। इन 5 स्थितियों में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पर हो, इन्फिनिटिव और सी के बीच में हो, सी पर हो, सी और एफ के बीच में हो और एफ पर हो, तो इसका इमेज जो बनता है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनता है, यानी वास्तविक और उल्टा। रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टा। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, 5 स्थितियों में रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ लास्ट वाली ये पोजीशन याद रखनी है कि अगर एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी वस्तु के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा। और इस एक केस में वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, यानी सीधा और आभासी। वर्चुअल का मतलब आभासी और इरेक्ट का मतलब सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। होप आपको समझ में आ गया होगा। इन्फिनिटिव पे होने पे अगर हम इन ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखेंगे तो इमेज, उसका जो प्रतिबिंब है वो एफ पर बनेगा। एक स्टेप आगे आएंगे, ये एक स्टेप पीछे जाएगा, ये स्टेप आगे आएंगे, यहाँ आ जाएगा, ये आगे जाएंगे, ये पीछे चला जाएगा, और ऐसे एंड सो ऑन आपको हमने समझाया। यहाँ देखें पॉइंट नंबर 6 में मैंने गलती से ऑब्जेक्ट लिख दिया था, वहाँ मिरर रहेगा, आप उसे करेक्शन कर लें। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस।
वीडियो यदि पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।